ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो किसी और की लाइफ देख के हमें लगता है कि नहीं, अरे इनकी क्या लाइफ होगी। ये जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मुझे तो अभी भी पता नहीं चला है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि कल की ये बात है। कल का जो हाँ, क्योंकि ऐसे कोई माइलस्टोन नहीं होता कि जो क्रॉस करने के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार हमने दुनिया जीत ली। तो इफ द क्रीम ऑफ दिस कंट्री गोज आउट ऑफ दिस कंट्री, देन हु विल रियलाइज द ड्रीम दैट इज दिस कंट्री। सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज के वीडियो में हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं अभी एट न्यू, और इनसे हम काफ़ी सारे शानदार क्वेश्चन पूछने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे सवाल जो कि शायद आपकी लाइफ में, आपके करियर में वैल्यू एडिशन दे रहे हों। आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जो भी 10वीं 11वीं में हैं, काफ़ी हैं जो कॉलेज के अंदर हैं, काफ़ी हैं जो कि पढ़ रहे हैं पर अपने उसके साथ साथ कुछ अलग साइड हसल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वेलकम अभी एट न्यू, शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इकट्ठा किए आप सभी लोगों के लिए। तो बिना समय, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हमें 2 से 3 लाइन में डिफाइन करना हो, हु आर अभी एंड न्यू? ओके, तो अभी एंड न्यू कौन है? अभी एंड न्यू हम दोनों हैं। हम एक मैरिड कपल है जो इंटरनेट पर कंटेंट बनाते हैं। हम किस प्रकार का कंटेंट बनाते हैं? हमने एक वन लाइन बनाया था बहुत पहले, 3-4 साल पहले, दैट इट इज़ रियल स्टोरीज अबाउट एवरीथिंग वी लव। तो काफ़ी बड़ा वाइड डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी एक चीज़ कॉमन है जो कि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में वीडियो बनाएंगे जिनके बारे में हम पर्सनली केयर करते हैं, हम पर्सनली प्यार करते हैं जिन चीज़ों से। सो दैट्स व्हाई इट्स फॉलोइंग लव। वही टी शर्ट मैं पहनता हूँ कि एज अ रिमाइंडर रहने के लिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे प्यार के थ्रू कर रहे हैं। कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है ये करने के लिए। तो या हम हस्बैंड वाइफ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिनके बारे में हमें और सब लोगों को केयर करनी चाहिए, ऐसे। आपके चैनल की टैगलाइन जो बैनर में है वो है 100 रीजंस टू लव इंडिया। तो हमारी करेक्ट। टीम ने जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो अराउंड इस टॉपिक के होंगे। एक चीज़ वो ये होती है कि सबसे पहला, क्योंकि आपने कहा कि जितने लोग नहीं जानते हैं, पहले अभिनव जॉब करा करते थे और फिर इवेंचुअली उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट किया। तो इस शिफ्ट के बारे में अभी आपने सबसे पहले बताएं कि कब ये आइडिया आया कि यार नहीं, मेरे को इस साइड में नहीं जाना, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें अपना ज़्यादा मन लगे, और क्या अब आपको वो डिसीजन अच्छा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो उसके बारे में जब आप मुड़ के देखते हो? तो देखिए, करियर तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत बार बदलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन रहती है। तो बचपन से एटलीस्ट मुझ में ये चीज़ तो कॉमन थी कि मुझे हमेशा खुद का बॉस बनना पसंद था। तो जब भी क्लास में भी मैं रहता था, तभी अगर कोई पूछता था कि सीआर कौन बनेगा, तो फिर मैं किसी के रुकने यानी किसी के हाथ ऊपर करने की मैं चिंता नहीं करता था, मैं हाथ ऊपर कर देता था। वो थोड़ा सा है मुझ में कि अ, कुछ खुद खुद कंट्रोल में रहना पसंद है। तो फिर पहले जो भी हम करते थे उसमें कंट्रोल कम हुआ करता था और क्लाइंट के लिए वीडियो बनाता था। मैं पहले भी, जिन लोगों को पता नहीं है, मैं पहले लोगों के लिए वीडियो बनाता था। तो टेक्निकली मैं यही काम करता था कि वीडियो बनाना है, लेकिन दूसरों के लिए बनाता था। लोग हमें टॉपिक देते थे, तो अभी हम हमारे लिए वीडियो बनाते हैं। तो बेसिकली ये मेरा वन लाइन था। अभी न्यू बताएगी। हाँ, तो फिर मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने सीए भी किया है। सो मेरे लिए तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कुछ करूँगी, लेकिन 2015 में मेरा सीए वगैरह हो गया था। तो मैंने एक्चुअली जॉब किया था एक स्टार्टअप में फॉर 6 मंथ्स। फिर मुझे वो वर्क, वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया कि लोग आते थे और 8-8-9 बजे तक बैठे रहते थे ऑफिस में। एफिशिएंसी नहीं होती थी और कुछ जमा नहीं। मुझे पसंद ही नहीं आया। मुझे लगा कि मैं ऐसे ही ऑफिस के चक्कर काटते काटते मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। तो आई वाज लाइक मुझे कुछ और करना है। तो फिर मैंने क्विट किया और मैं फ्रीलांस राइटिंग करने लगी। सो दैट वाज माय बिगिनिंग। और फिर बाद में जब हमारी शादी हुई तो अभी वाज लाइक कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो फिर मुझे चाहिए कि मेरी वाइफ आनी चाहिए वीडियोस में। सो ही लिटरली पुल्ड मी। सो तो दैट इज हाउ इट इज। फिर मैं भी ज्वाइन हुई। सो देन फॉलोइंग लव वेंट फ्रॉम अ 1% टीम टू अ 2%। तो 2 जन ऐड हो गए, मतलब 2 जन हो गए फ्रॉम 1। अभी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि सेम करना चाहते हैं कि यार ठीक है, चलो इंजीनियरिंग का तो वो पढ़ते हैं, नीट का भी वो पढ़ते हैं, 12वीं तक उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, पर जैसे ही हमारा कॉलेज आता है
उसके अंदर वो सोचते हैं कि यार अपना कुछ साइड में होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे वर्थवाइल कॉज लगे, मैं फ्री हूं, ऐसा भी ना लगे कि 8-9 बजे तक हम लेट काम कर रहे हैं और उसमें उतना फील एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो वो व्यक्ति डरा हुआ होता है। तो आप उसे क्या बोलोगे कि यार डर मत, थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट कर, साइड में एक बार कोशिश कर, या शुरुआत में धीरे धीरे स्टार्ट करो साइड हसल और फिर एक पॉइंट पे स्विच करो? आपका जो थर्ड पॉइंट है वो तो एक लाइन में सब चीजें समराइज कर देता है। वो मैं इस तरीके से वो लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको बैटमैन की तरह बनना है, कि सुबह का टाइम आप ब्रूस वेन की तरह बिताओ, आपके जो भी यूजुअल काम है वो करते जाओ, और रात को बैटमैन बनो। तो अगर आप थोड़े से एम्बिशियस हो, अगर आप जो भी आपका लाइफ जा रहा है उसमें खुश नहीं हो या लाइफ से और कुछ चाहते हो, तो सिंपल बात यह है कि आप जब पहली कक्षा में होते हो तो आप 10th की पढ़ाई नहीं कर सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर पाते, लेकिन जब आप 10th तक पहुंचते हो तब तक आप रेडी हो जाते हो। कोई भी एम्बिशियस प्रोफेशन चूज करने का मेन प्रॉब्लम यही होता है कि ऐसे एक रास्ता दिखता नहीं है आपको, आपको एंड डेस्टिनेशन दिखता है और वो डेस्टिनेशन देख के आप डर जाते हो कि अरे अमन भैया के तो इतने फॉलोअर्स हैं, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, 1000 फॉलोअर्स भी कैसे बनेंगे। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर आप रुक जाओगे, लेकिन एक एक स्टेप लेके स्टार्ट कीजिए। पहले तो मैं ऐसे ही सजेस्ट करूंगा कि एक साइड हसल स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपना जो सर्कल है उसे बढ़ाते जाइए। पहले आपके कुछ दोस्त ही होंगे जो आपका ब्लॉग पढ़ेंगे या फिर आपके वीडियोस देखेंगे, फिर धीरे धीरे और लोग बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही लोगों को ये समझेगा कि आप इसके बारे में सीरियस हो, आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो फिर आप आपके फ्रेंड सर्कल को तोड़कर एक फॉलोइंग बनाएंगे, जो लोग आपको जानते नहीं है लेकिन आपके वीडियोस के थ्रू या फिर आपके काम के थ्रू आपको जानते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बेस्ट। मेरा ये मानना है कि काफ़ी लोग क्या होता है कि वो हम इनहेरेंट ह्यूमन बींग्स जैसे हैं, जैसे बने हुए हैं, तो हम हमेशा अपने सिचुएशन में कभी खुश नहीं होते। जनरली हम हमेशा हमको ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो किसी और की लाइफ देख के हमें लगता है कि नहीं, अरे इनकी क्या लाइफ होगी, क्या मस्त होगा ये सब। तो वो लेकिन वो हमें वो रियलिटीज पता नहीं होती कि कोई अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो उसको कितने घंटे बैठ के उस पर काम करना हो, कितनी अनसर्टेनिटी होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप जब साइड हासिल करोगे, चाहे वो राइटिंग वाली साइड हासिल हो या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ करने की साइड हासिल हो, तो बेसिकली आपको खुद के बारे में पता चल जाता है कि आपको उसमें पैशन है, उसमें इंटरेस्ट है और आपकी हॉबीज़ क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कैमरा पे आने में बहुत शर्म आती थी। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद माई सेल्फ। मुझे खुद की आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी, मैं कैसे दिखती हूँ वो मुझे पसंद नहीं था। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे लिए काफ़ी बड़ा गैप था। तो फिर वो मुझे सीखना पड़ा धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में सब अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर आप करते हो तो फिर अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आप जब कुछ साइड पे ट्राई करोगे तो यू गिव योर सेल्फ द परमिशन टू फेल। तो फिर आप सीख जाते हो कि अच्छा ठीक है, मैं कुकिंग अच्छा कर लेती हूँ तो मैं शायद कुकिंग में कुछ कंटेंट बना सकूँ। या फिर आप सीखोगे कि नहीं, मुझे नहीं जम रहा है ये वाला, मैं कुछ और देखती हूँ। तो वो आप सीख जाओगे और वो काफ़ी एसेंशियल लर्निंग होता है कि आप फेल हो जाओ और फिर सीखो खुद के बारे में। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि आप दोनों जो कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि आपने अपना मेन स्ट्रीम से साइड हसल में आप आए। और सबके लाइफ में यार ये होता है कि बंदे करना चाहते हैं, पर जैसे ही आप करना स्टार्ट होते हो एक चीज़ समझनी पड़ती है कि चाहे आप उस फील्ड के बारे में पैशनेट हो, पर शुरुआत में आपको उसको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन समझ में नहीं आया तो 5वें दिन आपने छोड़ दिया। इस जर्नी में भी आपको शुरुआत में कितने महीने या साल देने पड़े जब आपको ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिला, और फिर एक पॉइंट आता है जब आपको फील होता है, कुछ लोगों के लिए वो 1 लाख सब्सक्राइबर का प्ले बटन होता है, यार हाँ शायद हम सही डायरेक्शन में जा रहे हो और मुझे ये करते रहना चाहिए। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मेरी जर्नी में और लोगों की जर्नी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि मुझे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पहले से थोड़े बहुत पता थे, क्योंकि मेरा एजुकेशन और मैं ऑलमोस्ट जब 12वीं कक्षा से मैं वीडियोस वगैरह बनाता था, तो टेक्निकल साइड मेरा स्ट्रांग था, लेकिन क्रिएटिव साइड थोड़ा वीक था। मुझे कैसे वीडियोस बनाना ये पसंद नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आपके बारे में आपका टीचिंग या आपका स्टाइल है, टीचिंग या आपका क्या बोलते हैं स्किल है, वो आपने आई थिंक वो आपने पहले सीखा होगा और धीरे धीरे उसके बाद वीडियो कैसे बेटर करना है वो आप बाद में सीखे। मेरा जर्नी थोड़ा उल्टा था।
कि मैं पहले वीडियो कैसे बनाना ये सीखा और किस चीज के बारे में वीडियो बनाना ये मैं बाद में सीखा। मेरा सेम आपकी तरह जर्नी था मेरी। ओके। अभी मैंने कॉलेज में वीडियो स्टार्ट करे थे बनाने। अच्छा। और अभी जैसे जस्ट लास्ट ईयर मेरा पास आउट हुआ था, तो फिर कॉलेज के 4th ईयर से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। ओके। बचपन में वही छोटे भाई बहन को जैसे पढ़ाते हैं तो वो अच्छा लगता था। हाँ। पापा भी एक टाइम में टीचर थे, तो हाँ। बस वो वहीं से चीज़ थोड़ा थोड़ा। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि लोगों को डांस करना आता है तो उनको पता होता है कि मुझे डांस के बारे में वीडियोस बनाने हैं, लेकिन वीडियो कैसे बनाने ये नहीं आता। तो ये मेरा चैलेंज जो था वो थोड़ा सा अलग था। तो हाँ, लेकिन अभी पॉइंट पे आते हुए कि कब पता चला कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मुझे तो अभी भी पता नहीं चला है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि कल की बात है। बढ़िया, कल का जो हाँ, क्योंकि ऐसे कोई माइलस्टोन नहीं होता कि जो क्रॉस करने के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार हमने दुनिया जीत ली। ऐसे कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स के बारे में बात की जाए तो हर एक बड़ा नंबर तो होता ही है। 1 मिलियन सफिशिएंट नहीं है, हमें 10 मिलियन तक पहुंचना है, और जो आई थिंक सबके लिए वैसा तो होता ही है। तो एक पॉइंट के बाद ये एक्सटर्नल माइलस्टोन्स के बारे में सोचना ही बंद करना पड़ता है। ऐसे ही, यानी वो जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वैसे ही करना पड़ता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, और वैसे ही करना पड़ता है। तो इनफैक्ट कल ही की बात है कि मैं जस्ट आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहा था। कल रात को जो शूट होना था वो डिले हो गया, और ऐसे फीलिंग आ रहा था कि मैं जस्ट बेड पे सोया हुआ हूँ और ऐसे धस रहा हूँ अंदर। तो ऐसे कोई भी पॉइंट होता नहीं है कि जिस टाइम पर 100% कॉन्फिडेंट कोई भी हो सकता है कि सब हो गया। हर दिन एक स्ट्रगल होता ही है। तो ऐसे नहीं लगता कि मैं अभी तक उस पॉइंट तक पहुंचा हूँ, और मुझे उस पॉइंट तक आई डोंट थिंक पहुंचना भी है, क्योंकि वो जो हसल रहती है उसी से हम थोड़ा बेहतर बनते जाते हैं, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो कभी कभी एक्सपेक्टेशन से बेहतर होता है, क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी तक जिस पोजीशन तक पहुंचना है वहां तक तो हम पहुंचे नहीं, शुरुआत ही कर रहे हैं। अभी न्यू आप बहुत सारे वीडियोस इंडिया रिलेटेड बनाते हैं। एक बहुत मेजर क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे सारे बच्चे स्टूडेंट हैं, कि काफ़ी सारे बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, अपने बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनके कुछ के तो ड्रीम्स होते हैं कि यार मेरे को यूएस में जाके सिलिकॉन वैली में काम करना है, या मेरे को जर्मनी में जाके काम करना है। तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, कंसिडरिंग कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, पर ये भी है कि यार हमारा इम्पोर्टेंट जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। इस पर आपके क्या टेक्स हैं? You wanna say? हाँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि अल्टीमेटली कैसा है कि हमें लगता है कि एक लाइन में अगर बोला जाए तो जो लोग देश से बाहर जाते हैं वो इस देश का क्रीम है। तो इफ द क्रीम ऑफ दिस कंट्री गोज आउट ऑफ दिस कंट्री, देन हु विल रियलाइज द ड्रीम दैट इज दिस कंट्री। ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर हमारा क्रीम ही बाहर जाएगा तो फिर बचेगा क्या। सब लोग यही सोचते रहेंगे कि हम क्रीम बनेंगे, हम टॉप लेवल तक पहुंचेंगे और देश से बाहर जाएंगे, तो फिर इस देश को कौन सुधारेगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हो सकता है कि सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है वो इंडियन है। अभी सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है वो इंडियन है, और बिकॉज वो इंडियन है, बिकॉज सत्या नडेला क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है, तो फिर वो उनके दिमाग में अभी भी है कि मैं हैदराबाद से आता हूँ, मैं क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भारत के लिए कुछ ना कुछ तो चलता होगा, और कहीं ना कहीं वो उनके जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता होगा। यानी 10 साल पहले मुझे याद है कि मैं सोचता था, जब भी मैं शॉर्ट फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट लिखता था, तब मैं सोचता था कि मैं हिंदी में क्यों नहीं लिख सकता, मुझे ये इंग्लिश में क्यों लिखने पड़ते हैं। तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, अभी गूगल में आप हिंदी में लिख सकते हैं और काफी आसान है। तो जो आज शुरुआत कर रहे हैं उन्हें ये प्रॉब्लम समझेगा भी नहीं। तो ये कैसे आया, इसकी पीछे की स्टोरी हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन जब टॉप लेवल के लोग इंडियन होंगे, भारतीय होंगे, तभी कहीं ना कहीं अगर उनके मन में है कि मैं भारत से बिलोंग करता हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, तो फिर वो अपने काम में रिफ्लेक्ट होगा। सेकेंडली, हम ये पॉइंट नहीं समझते कि बाहर पैसे तो ज्यादा होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, लेकिन उसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। यानी मैं इतना इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं एक कंप्लीटली दूसरे देश में जा रहा हूँ जहां पर मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं है, मुझे सारे फ्रेंड्स जीरो से बनाने पड़ेंगे, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो फिर वो भी एक काफी डेंजरस फीलिंग होगी जो आई डोंट थिंक कि सब लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो वैसे ही होता है ना कि हम सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं
कि हम देखते हैं कि भैया उसने ये गाड़ी ले ली, उसकी सैलरी इतनी है, और वो देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं और किसी दूसरे को फॉलो करने जाते हैं। तो आप देश में रहो, देश से बाहर रहो, या लाइफ में कुछ भी करो, अगर आप सीधा डेस्टिनेशन के बारे में देखकर इम्प्रेस हो रहे हो, जर्नी के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा पीछे खींचने वाली है, फिर आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को कंसिडर करना चाहिए। हर एक की लाइफ है भाई, यानी भारत आपको एज अ कंट्री, देश आपको रोकता नहीं है, तो मैं कौन होता हूँ कि आपको रोकने वाला। आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आपको जो लगता है कि जो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो करें, लेकिन आपकी आइडेंटिटी ना भूले कि आप एक भारतीय हैं, वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा। आई हैव वन पॉइंट कि काफ़ी बच्चे जाते हैं बाहर, उन्हें इंटरेस्ट होता है कि वो बाहर जाके कुछ पढ़े वगैरह वगैरह, बट कमर्शियली हसल वाइज वगैरह देखा जाए तो फिर अभी द वर्ल्ड इज़ वेरी बैटर्ड विद कोरोना वायरस। काफ़ी जगहों पे उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो अगले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स ऑलरेडी 10 साल पहले हो चुके हैं वो अभी यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ का मार्केट वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड आई थिंक कि अगर किसी को वहाँ जाके कैंपस लाइफ एक्सपीरियंस करना है एट्सेट्रा, तो श्योर आप शॉर्ट ले लीजिए, बट आई वुड स्टिल से कि आप यहाँ पे आके जो आपको शुरू करना है वो शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप्स का स्कोप वगैरह बहुत ही ज़्यादा है। सो आजकल काफ़ी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट को इंडिया में काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि बाहर के मार्केट्स काफ़ी सैचुरेट हो रहे हैं। तो द फ्यूचर इज़ इन इंडिया। सो आपको बाहर जाना है तो आप जाइए, मैं रोकूंगी नहीं, आई वॉन्ट गिल्ट यू और एनीथिंग, बट कम बैक। एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आप रुपीस में कमाएंगे, रुपीस में स्पेंड करेंगे। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप डॉलर्स में कमाएंगे, डॉलर्स में स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर आप भारत में रह के डॉलर्स में कमाएंगे तो फिर आप डॉलर्स में कमाएंगे और रुपीस में स्पेंड करेंगे। तो अगर आप असली में एम्बिशियस है और आपके पास वो सोच है कि यहाँ पर रह के कैसे डॉलर्स में कमाया जाए, तो फिर वो आई वुड सजेस्ट कि फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बस यही। बहुत बहुत सही। इनफैक्ट न्यू ने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी समअप भी कर दिया है। वो ये था कि आज के इंडियन यूथ के पास क्या हम एडवांटेजेस हैं जो कि वो यूज़ कर सकता है, क्या अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इस यूथ को ध्यान में रखनी चाहिए और उस डायरेक्शन में जाए? काफ़ी सारे अलग सेक्टर्स हैं, इंटरनेट रिलेटेड सेक्टर्स हैं जिसमें काफ़ी सारा स्कोप है। तो एक तो एजुकेशन में काफ़ी सारा स्कोप है, क्योंकि अभी जो हमें 5 साल लगने वाले थे ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट करने के लिए, वो ये पिछले 1 साल में काफ़ी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो एडटेक एक है जिसमें काफ़ी सारा स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन स्कूल लेवल पे भी एंगेज करने के लिए काफ़ी सारा स्कोप है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारी एक तो मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स सही तरह से खेल गए तो मुझे लगता है कि कोई रीजनल कंटेंट क्रिएटर उसके आसपास के स्कूल में जाके वीडियो कंटेंट बना के सिखा सकता है इन एन इंटरेस्टिंग वे। तो वो भी मुझे लगता है कि एक काफ़ी ये है। फिर एनीथिंग विद टेक, फिनटेक इज़ ऑल्सो अपकमिंग, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे सेविंग्स आज भी ऑफलाइन होते हैं, काफ़ी लोगों के पास फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होते हैं। तो वो एक लास्ट माइल डिलीवरी वाला वो एक है जहाँ पे काफ़ी सारा स्कोप है। एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, काफ़ी लोग सोचते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ डेड, इट्स काइंड ऑफ वही अपनी जगह पे स्टक है, 2-3% ग्रो करने वाला। लेकिन वहाँ पर भी विथ टेक्नोलॉजी आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऐसे कोई वहाँ पे बाधा नहीं होती कि मुझे पैन इंडिया प्रेजेंस करना है। आप हाइपर लोकल भी ऑपरेट करके एक काफ़ी अच्छा सेटअप कर सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप है, आई थिंक इट्स कॉल्ड वे टू कूल, जो सिर्फ चेन्नई के आसपास ऑपरेट करता है। वहाँ के कुछ 1800 फार्मर्स से डायरेक्ट प्रोक्योर करता है और उनको पेमेंट देता है, एंड लोग वहाँ डायरेक्टली उनसे खरीदते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे लग रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो फिनटेक का यार मतलब होता है जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रिलेटेड आजकल एप्लीकेशन आ रही हैं, चाहे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं,
वो सेक्टर काफ़ी ग्रो हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग अपना पैसा सिर्फ बैंक में नहीं रखना चाहते, वो ऐसी डायरेक्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स थोड़े हाई हों। तो ठीक है। अभी ये न्यू हमारी जो इंडियन यूथ है, अगर हम उसे देखें, आपको उसका फ्यूचर क्या लगता है? हम काफ़ी चीज़ें हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से उठा रहे हैं, जैसे कि अगर एक छोटा सा एस्पेक्ट ही हम ले लें, ये काफ़ी वाइड क्वेश्चन मैंने आपसे वैसे पूछ लिया है। जैसे अगर हम आज से 2 जनरेशन पहले जाएं, हमारे दादा के टाइम, या फिर इनफैक्ट हम अपने पेरेंट्स के टाइम भी जाएं, तो मेजॉरिटी केसेस में ये होता था कि जो फादर होते हैं वो अर्न कर रहे होते थे, मदर नहीं कर रही होती थी, या ग्रैंड फादर अर्न कर रहे होते थे, ग्रैंड मदर नहीं कर रही होती थी। तो एक ऐसा इकोसिस्टम होता था जहाँ पे मुझे लगता है कि शायद एक जो पोर्शन है वो ऑब्लाइज्ड होता था कि यार चाहे मैं खुश ना भी हूँ तब भी आपको माननी पड़ रही हैं चीज़ें, क्योंकि फाइनेंसेस से चलती हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टूल। आज के दिन जब सब लोग कमा रहे हैं, दोनों जेंडर ने बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर दिया है, अब जो मेजर कंसर्न है वो है कि यार क्या हम खुश हैं, क्या हम साथ में खुश हैं? जैसे कि वेस्टर्न में एक बार रणवीर ने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें लिखा था कि 52% कुछ डाइवोर्स रेशियो हैं। मैं तो हाँ। देख के ही डर गया। मैंने कहा 52 डाइवोर्स है, जो होंगे वो भी कितने दुखी होंगे, ये चल क्या रहा है? और हम भी कहीं कहीं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या आपका इसके ऊपर टेक है? ये तो जैसे सिर्फ हो गया रिलेशनशिप्स। सिमिलरली अगर हम करियर रिलेटेड देखें, प्रोफेशनलिज्म भी काफ़ी आ रहा है, तो एक इस पे क्या आपका कंप्लीट टेक होगा? काफ़ी बड़ा भारी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। उल्टा जाता है, मैं इसका आंसर उल्टा देता हूँ। आपने रिलेशनशिप पर एंड किया, वहां से मैं शुरुआत करता हूँ। तो हमारी 2 साल पहले, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी। तो शादी के वक्त में हमने ऐसे जो क्रिश्चियन वेडिंग्स में वाउज होता है ना, वैसे वाउज लिए थे। जैसे वाउज यानी प्रोमिसेस होता है जो हम एक दूसरे को करते हैं सबके सामने, तो सब लोग गवाह हैं उसके लिए। तो मैंने इसे एक प्रॉमिस किया था जो हम दोनों एक दूसरे के लिए निभाते हैं, कि अगर हम दोनों में कोई भी फाइट होती है तो फिर वो फाइट हम दूसरे दिन तक जाने नहीं देते, सोने से पहले वो सुलझा देते। कितना भी झगड़ ले, रात को सोएंगे नहीं 4-5 बजे तक, लेकिन जो भी है वो सुलझा देंगे और फिर ही सो जाएंगे। तो फिर एक फाइट का शेल्फ लाइफ 1 दिन का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो जब वो खींच जाता है ना, तभी किसी को भी मजा ही नहीं आता। तो फिर हम कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, यानी पॉइंट खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ झगड़ना है इसलिए, कैरेक्टर नहीं छोड़ना है इसीलिए झगड़ते रहते हैं। तो रिलेशनशिप्स में वैसा है कि आपको हर बार यही सोचना पड़ेगा कि आपकी आर्ग्यूमेंट और आपका ईगो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये आपके माइंड में क्लियर कर देते हो कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपकी खुशी कैसे ढूंढनी है ये काफी क्लियर हो जाता है। अगर रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ईगो को कम करो, अगर ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली कम होने वाली। तो ये एक बात है। सेकेंडली, फैमिली के बारे में जब बोला जाए तो धीरे धीरे इस इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है कि आपको भी खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि आप यानी आप किसी पर निर्भर नहीं, आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन फिर भी आप एक फैमिली में रहते हो तो कुछ कुछ अच्छी चीजें, कुछ कुछ बुरी चीजें शेयर करती रहनी चाहिए। that's all I feel. सो प्रोफेशनलिज्म के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू है कि जो यूथ जो है वगैरह जो कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करेंगे, उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोफेशनलिज्म वाला स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे लोग वैसे एक्ट कर रहे हैं। बाकी लोग जो यूथ है ना, उनमें मुझे आजकल वो चीज़ें दिखती नहीं हैं, क्योंकि हम काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और जनरली मेरे इंटरेक्शन से मुझे ऐसे लगता है कि लोग आजकल सबकी अटेंशन स्पैन कम हो गई है। हम बड़े फिल्म्स और लॉन्ग वीडियोस देखने से हम वी हैव गॉन टू वॉचिंग स्नैकेबल कंटेंट, ऐसे ही स्क्रॉल करने वाले, तो हमारी पेशेंस भी उतनी ही कम हो गई है। तो आई फाइंड कि आजकल की जो यूथ है उसमें लोगों के टाइम के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता है, और वो काफ़ी सारा मतलब एफर्ट लेने से काफ़ी डरते हैं। तो ये मुझे आजकल की यूथ की एक काफ़ी बड़ी डेफिशिएंसी दिखती है। मैं जस्ट ये क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या कह रही है। ये ऐसे कह रही है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, हम इतना इंस्टेंटली रिप्लाईज चाहते हैं लोगों से कि हम दूसरों को समझना थोड़ा सा कम कर दिया है हमने, कि सामने वाला बंदा भी बिजी हो सकता है, या फिर थोड़ा सा कंपैशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट हो गई है
यानी 2 दिन में मिलने वाला रिप्लाई जो है वो भी काफी लेट लगता है, जबकि ईमेल हमारा पूरा इनबॉक्स फुल होता है। पहले हम ऐसे एकदम सबको रिप्लाई एटलीस्ट एक लाइन में तो करना ही है ऐसे सोच के करते थे, फिर उसका एकदम प्रेशर आने लगा कि सबको रिप्लाई करना है, नहीं हो पा रहा, तो फिर बाद में हमने ऐसे चिल किया। हाँ, मतलब तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रही है। वो जो हैबिट है वो लोगों के प्रोफेशनलिज्म को भी इम्पैक्ट करती है और लोगों के पर्सनल लाइफ में भी आ ही जाती है, क्योंकि लोग जो है वो इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि उनको सब अभी चाहिए, लेकिन उनको उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी है। तो वो मतलब आई थिंक कि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन वाले लोग ज़्यादा प्रोफेशनल थे आजकल के ज़माने में, एज इन टॉकिंग अबाउट जनरल यूथ, जो लोग एक्चुअली कोई स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, दूसरे लोगों से डील कर रहे हैं, शायद उनमें प्रोफेशनलिज्म होगी, बट एट द बेस लेवल जिन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं उसमें लगता है कि लोगों के टाइम के लिए रिस्पेक्ट और पेशेंस, ये 2 चीज़ें काफ़ी कम है, और प्रोफेशनलिज्म वही चीज़ होती है कि आप उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करो, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करो। अभी हम जब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि आज की यूथ का बहुत शॉर्ट स्पैन है, हम एकदम से जज कर लेते हैं, कंपैशन वाली वाइब कम चली गई है। वहाँ पे मेरे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न दिमाग में आया। एक नॉर्मल बच्चा है, आज के दिन मोबाइल बहुत छोटी एक टीनेज में आ जाते हैं, एक ऐसी एज जिसमें आपको पता नहीं होता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि माँ बाप हैं वो सिगरेट और अल्कोहल से बच्चे को दूर रख सकते हैं कि यार स्कूल तक तो एटलीस्ट हम टच नहीं करने देंगे, हमारे पास रहता है ये। अब हमारे पास एक ऐसा टूल आ गया है मोबाइल जिसमें इंटरनेट है, इंटरनेट पे आपके काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम आपके भरे पड़े हैं, पहले टिकटॉक था वो चलो अब हट गया है। अब ऐसे में एक 15-16 साल का बच्चा खोलता है और यूजुअली आपको पता है व्यूज़ किन पे ज़्यादा होते हैं, ऐसा कंटेंट जो कि शायद एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से उतना बेनिफिशियल ना हो। तो मुझे एक बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि वो सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, एक बच्चे पे प्रॉपर गाइड नहीं की जा रही, उसका मन आता है और शॉर्ट स्पैन 15 सेकंड के वीडियोस आपके निकलने लग गया, रील्स पे 15-30 सेकंड के। वो बच्चा देख क्या रहा है और उसको आप बाद में कैसे ठीक कर सकते हो? मान लो उसने 2 से 3 साल वो डेटा क्रंच कर लिया, अब ऐसे व्यक्ति को वापस ट्रैक पे लाने के लिए पहले तो उसका एडिक्शन हटाओ कि यार वो मोबाइल छोड़े। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को इंडिविजुअली ऑफलाइन देखा, अगर आप उनका फ़ोन 1 या 2 दिन के लिए ले लो वो रो देंगे, वो इतना रोएंगे जब तक उन्हें वापस मोबाइल नहीं मिले। वो बोलेंगे कि हम बिल्कुल इसको ये गलत यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, पर 4 दिन बाद आप देखते हो वो वापस वही काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस में आपने क्या डाला है और कितने लोगों ने देखा है और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कितनों ने उनका रिप्लाई किया है, ये एक मेजर कंसर्न बन गया आजकल के बच्चे का। वो ये नहीं देख रहा कि टीनेज का खैर मतलब ही ये होता है वो व्यक्ति जो अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच रहा हो, इसलिए हम उस फ्रेम को टीनेज बोलते हैं। पर कितना हैविली डैमेज हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि इंडियन स्कूलिंग सिस्टम क्या है, उस पर चलो बातें करें, इंडियन कॉलेज सिस्टम क्या है, ये एक प्रश्न भी था जो मुझे आज आपसे डिस्कस करना था। पर उससे हैवी मुझे लगता है आप दोनों कितने ही ठीक कर दो, पर आपने फ़ोन में तो ये दे रखा है हाथ में। तो इस पे आपका क्या टेक है? क्या पेरेंट्स इसमें बीच में आए या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वो टीनेज बच्चा मैच्योर हो? ओके, पहले तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये टीनेजर से नहीं, जब बच्चा पैदा होता है वहां से शुरू होती है। एक साल का भी नहीं हुआ बच्चा, उसके हाथ में आईपैड होता है और बेबी शार्क का वो गाना बजता होता है। ओके, तो ये बच्चे ने नहीं मांगा है, ये पेरेंट ने उसके हाथ में दिया है, और पेरेंट खुद का कन्वीनियंस देख रहा है, और पेरेंट उसके हाथ में आईपैड दे रहा है और ऐसी चीजें चला रहा है जो वो ज्यादा से ज्यादा देखे, एंटरटेन हो जाए। तो एक साल का बच्चा जो बचपन से देखता आ रहा है वो उसका भक्ति बन जाएगा ना, जो चल रहा है सामने, उस पे तो बचपन से ही आप वही संस्कार कर रहे हो। तो प्रॉब्लम जो है सिर्फ बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स में भी है। पेरेंट्स खुद का कन्वीनियंस देख के जो भी इजी वे आउट है वो निकाल रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम शॉर्ट टर्म में क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है वो ज्यादा देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हमें कैसे बेनिफिट मिल रहा है वो हम नहीं देखते। तो कोई भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे 2-3 साल में या फिर 15 मिनट बाद भी इसका कोई यूज नहीं है, तो फिर वो कंटेंट आप दिमाग में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो ऐसे सोच के ही कंज्यूम करो, उसको ऐसे मत करो। आपने रणवीर के पॉडकास्ट में कहा था कि सोने से पहले 1 घंटा रील ऐसे देखता है, उठने के बाद 1 घंटा रील्स ऐसे देख रहा है, वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो वो मुझे लगता है।
हाँ, आई मीन दैट्स ट्रू, आई एग्री विद व्हाट ही सेज। प्रॉब्लम वहाँ से पेरेंट्स से तो डेफिनेटली शुरू हो रही है। क्या है ना, हमारे कंट्री में हम वो कॉन्वर्सेशन करना भूल जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपने स्पाउस के साथ कि अम, आप चाइल्डहुड, मदरहुड, फादरहुड के लिए तैयार हो या नहीं हो। लोग शादी करने के बाद बिना सोचे समझे कभी भी यू नो हम्म, women people may get pregnant and have kids at any time। तो वो कॉन्वर्सेशन ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। तो जब आप एक पेरेंट हो जाते हो और आपकी उसकी मेंटल तैयारी नहीं होती, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा काफ़ी डिमांडिंग होता है फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम। वो नेचुरल है, उसे काफ़ी अटेंशन देना पड़ता है। तो आप हम्म, उसको जिस फॉर्म में अटेंशन दो वो उसके फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। मतलब आप उसके सामने किताब रख दो तो वो किताब पढ़ना शुरू करेगा। आप अगर उसके सामने टैबलेट रख दो तो फिर वो टैबलेट इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो बेसिकली वैसे है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। नाउ टू डी अडिक्ट स्टूडेंट्स और एनीबडी, मुझे तो लगता है कि यही है कि हमको नॉन स्क्रीन वाले हॉबीज ऐसे डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे। चाहे वो इवन समथिंग एज सिंपल एज कि आप घर के काम करो, आप खाना बनाना सीखो, आप बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलो या कुछ भी करो जहाँ आप स्क्रीन के सामने कम हो। तो आप जितना स्क्रीन के सामने कम हो, जितना वो फ़ोन का जो ब्लू लाइट है वो आपके आईज पे आता नहीं है, उतना वो आपका एडिक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि आप स्क्रीन के सामने नहीं हो। तो आई फील दैट और इज हाउ इसमें इट इज। हाँ हाँ, अभी आप कुछ बोल रहे थे अभी। हाँ, एक और बात आपने की थी कि सोशल वैलिडेशन, कि आप यानी लोग इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर स्टोरी डालते हैं और कितने लोगों ने देखा। तो एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वैलिडेशन वाला थिंग है वो नया नहीं है, वो पहले भी था। पहले लोग क्या करते थे कि मैसेज में लिख के भेजते थे कि ये मैसेज जो है 15 जनों को भेजो, आपको 7 साल तक गुड लक मिलेगा। उसके पहले, यानी ये हमारे जमाने से भी पहले है कि जो लोग एक्चुअली लेटर भेजा करते थे, पता है, यानी स्टैम्प खरीद कर पैसे खर्च करके वो लेटर भेजते थे। उनसे उन्हें क्या मिलता था ये हम आज समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही 15 साल बाद आपके स्टोरी पर कितने लाइक्स आए थे ये आपके बच्चे समझ नहीं पा रहे। लॉन्ग टर्म में आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। शेल्फ लाइफ इन चीजों का काफी कम है। हम पीछे देख के बोलते हैं कि क्यों ऐसे मैसेज भेजते थे। हमारी आगे वाली जनरेशन पीछे देख के बोलने वाली है कि इन लाइक्स की, इन व्यूज की कुछ वैल्यू नहीं है। तो कोई भी चीज अगर हो तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि सोशल मीडिया आप पर कंट्रोल नहीं करेगी। जो भी चीज आप उसके एडिक्ट नहीं हो रहे हो, आप उसके कंट्रोल में हो। तो जब तक आप ये अश्योर रख सकते हो कि आप उसके कंट्रोल में हैं, तब तक एवरीथिंग इज फाइन। इसमें एक चीज़ और, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली एक पेरेंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार मेरा छोटा सा बच्चा है, वो 4 साल का है, वो अपना मोबाइल लेके बैठा रहता है, कुछ दिया होगा उसे स्क्रीन वगैरह, और मैं उसे कहता हूँ यार बाहर जाके खेलो, नहीं खेलता। एक बड़ी बेटी है 10-12 साल की, उसे बोलते हैं बाहर जाके खेलो, वो नहीं खेलते, वो अपने मोबाइल में बैठे रहते हैं। जैसे हम बचपन में स्पोर्ट्स खेलते थे, मैंने 7-8 साल स्पोर्ट्स खेला, मुझे लगता है कि यार उससे आपको एक कॉम्पिटेंसी वाइब आती है कि यार जीतना है, फाइट मारनी है, भागना है, दौड़ना है, थकना है। वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आप अपने एकदम चाइल्डहुड में भागते हो, एक्सरसाइज करते हो। अब बच्चा जाता है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली देखे, एक बहुत बड़े क्रिएटर थे और उनका किसी ने, छोटे ने रोस्ट बना दिया, और रोस्ट के मुझे नहीं पता वो कितना जेन्युइन था नहीं था, पर नीचे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे टीनेजर्स। अरे वाह, मज़ा आ गया, क्या रोस्ट किया, आहा स्वाद आ गया। ओहो हो, वो वाला डायलॉग जो 4 मिनट 22 सेकंड पे मारा, ओहो, ओपी 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 ओपी। अब बच्चा, एक व्यक्ति है जो हाइट पे है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक छोटा क्रिएटर एक बड़ा नाम इस्तेमाल कर रहा है व्यूअरशिप ज़्यादा गेन करने के लिए। वो उस एस्पेक्ट को तो नहीं पकड़ पा रहा, चाहे रोस्टिंग जेन्युइन हो नहीं हो, जेन्युइन थी भी नहीं वो। पर मैं जब उन बच्चों को देखता हूँ कि यार ओके, ये 4 लाख बच्चों ने वीडियो देखा, इन्होंने तो समय निकाल दिया अपना, और ये सिर्फ एक नहीं देख रहे होंगे, ये कितने सारे देख रहे होंगे, और इनके पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं है। अब पेरेंट्स का नुकसान थोड़ा ना होता है इसमें, पेरेंट्स तो अपना खा ही रहे हैं, वो बच्चों को भी पाल रहे हैं, पर हम एक नेगेटिव वाइब क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक बच्चे के पास एक स्ट्रेंथ होती है कि उसे सामने से तो कोई नहीं देख रहा, चलो हम पीछे से टक 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 कुछ कमेंट कर देते हैं, वैसे ही फेक आईडी बना रखी है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें शायद या तो पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा, या फिर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपको खुद से कमिटमेंट लेना पड़ेगा, यार नहीं करना ये चीज़, इसमें दुनिया समय बर्बाद कर रही है। अगर आपको टॉप 1% में आना है तो ये 99 वाले काम छोड़ने पड़ेंगे हमें। आप
बिगर पिक्चर देखो कि यार ये चीज़ हो क्यों रही है, इस व्यक्ति ने ये चीज़ करा क्यों है, या फिर क्या मेरे लिए ये चीज़ फ्रूटफुल है, मेरा कुछ फ़ायदा हुआ। या तो हम रोस्टिंग में अगले रोस्टर बनने वाले हों, करियर तो आप देख रहे हो कि कैसे रोस्ट करना है, अदरवाइज वो यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सही। एकदम सही बात है। देखिए यानी एक्चुअली यानी मुझे ऐसे काफी अंकल जैसा फील हो रहा है कि मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि मैं जब छोटा था तब रोस्टिंग वगैरह नहीं था, लेकिन रोडीज हुआ करता था। ओके, तो रोडीज मैं देखता था, और रोडीज देख के तब मैं ये एंजॉय करता था। जब मैंने भी फुल ऐसे टशन में आकर मेरे डैड को बोला था कि मैं 18 साल का होने दो, मैं रोडीज में जाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही थी कि रोडीज में तू कंटेस्टेंट बन के मत जा, तू रोडीज जो बनाते हैं वो बन, तो फिर रोडीज से तुझे एक्चुअली कुछ फायदा हुआ। और वो आई मीन मेरे दिमाग में अभी भी है। मैं 18 साल का नहीं होगा तो फिर एटलीस्ट 10-15 साल पुरानी बात है, तो मेरे दिमाग में वो अभी भी है कि उससे कुछ सीख कि वो कैसे ड्रामा बिल्ड करते हैं। अगर तू उससे कुछ सीख रहा है तो फिर भी तुझे कुछ तो उससे मिल रहा है। तू कंटेस्टेंट मत बन, तो यानी इंसल्ट होने के लिए वहां पर मत जा। सेकेंडली थोड़ी सी कंपैशन की हम में कमी है। सी एक्चुअली कैसे है कि किसी का बुरा होते हुए देखना, ये तो हमारी थोड़ी सी खुजली होती है। सबको गॉसिप सबको पसंद आता है, ये पहले तो हमें एडमिट करना होगा कि हमें गॉसिप पसंद आता है, ठीक। सेकंड बात, वो गॉसिप को थोड़ा लिमिट कर दें। यानी हमें ये पता नहीं होता कि हम कभी भी एक कमेंट डाल देते हैं, किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, तो फिर उस पर क्या बीत रही होगी। ये हमें थोड़ा सा जब हम समझने लगेंगे, थोड़ा सा कंपैशन लाएंगे, थोड़ा सा लोग कैसे फील करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा अगर हम समझने लगे तो हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। एक ह्यूमर और क्या बोलते हैं, कुछ हर्टफुल कहना, उसमें एक बहुत ही थिन लाइन होती है। वो थिन लाइन को क्रॉस कैसे नहीं करना है, इसके बारे में तो कोई सिखाता नहीं है स्कूल में, इसके बारे में कोई भी नहीं सिखाता, वो हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। और सबसे थोड़ी थोड़ी गलतियां होती है, मुझे आई एम श्योर कि मेरे से भी कॉलेज में कई गलतियां ऐसे हुई होंगी, सबसे होती है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। ऐसे यू कवर्ड इट ऑल। हमारी जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, या फिर एग्जिस्टिंग की हम पहले बात करें, जो कॉलेजेस चल रहे हैं, बच्चा पहले जेई की तैयारी करता है, जेई के बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 4 साल बिताता है। और अगर हम मेजॉरिटी 95% कॉलेजेस की बात कर लें, चाहे वो कितने ही अच्छे सरकारी क्यों ना हों, प्रोफेसर्स भी इंटरेस्टेड नहीं होते। पता चलता है 10 में से सिर्फ 2 पढ़ाना चाहते हैं, 8 सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं नाम के लिए। बच्चा भी कॉलेज से नहीं पढ़ रहा है, स्पेशली उन स्ट्रीम में जैसे कि कंप्यूटर साइंस या आईटी हो गई, जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, जिनको आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या चीज़ है, और आपको क्या लगता है यार, ये अगले 20 साल में कैसे बदल रहे होंगे? क्या कॉलेजेस हट जाएंगे, सीधे जो कॉरपोरेट्स हैं वो हायर करने लग जाएंगे? जैसे कि गूगल अपने कुछ मेन स्ट्रीम्स निकाल रहे हैं, जैसे एक टाइम पे होता था आपके AIEEE होते थे, या फिर आप मेडिकल में देखोगे बहुत सारे एग्जाम होते थे, आज के दिन सिर्फ नीट है। सिमिलरली मुझे लग रहा है जैसे अगले 10 सालों में होगा क्या, जैसे ऑलरेडी है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी स्ट्रीम्स निकाल रखी हैं, कुछ गूगल ने निकाल रही हैं, कुछ बाकी कंपनीज ने निकाल रखी हैं। एक पॉइंट पे देखेंगे, अरे यार 6ठी क्लास से बच्चा कोडिंग सीख रहा है NEP में, तो अरे ये तो 11वीं क्लास तक एकदम बढ़िया हो गया, मैं इसको ले सकता हूँ, ले नहीं तो एटलीस्ट समर में इंटर्नशिप तो दे दूँ इसे। तो विद टाइम गूगल अपनी एक स्ट्रीम बना रहा है, सब अपनी अपनी एक बना रहे हैं, और एक पॉइंट पे होके शायद एक कॉमन इनकी एंटिटी बन जाए, जहाँ पे अब बच्चे के ऊपर शायद हेडेक ना है कि यार वो IIT जा रहा है या नहीं, उसे कोडिंग पसंद है, उसके लिए उसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ रहा। क्या लगता है आपको ऐसा कुछ? मैं कह रही थी कि आज 2 चीज़ें इवॉल्व होनी पड़ेंगी टू रीच जो आपने सिचुएशन बोली है। पहली चीज़ तो करियर काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए भी होना पड़ेगा। आज वो सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है, और प्रॉब्लम ये होता है कि करियर्स आजकल काफ़ी इवॉल्व हो रहे हैं। मतलब लोग अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स कर रहे हैं, या फिर लोग अभी ईट राजा की बात करो। ईट राजा एक जूस सेंटर है बैंगलोर में, जो ज़ीरो वेस्ट जूस बनाता है। वो फ्रूट के शेल में आपको जूस देता है, और उसने उससे अपना करियर बनाया है, इतना कि वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करता है। वो फार्मर से डायरेक्टली खरीदता है, और काफ़ी लोग उसे फ्रेंचाइज खोलने के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं। तो वो करियर होगा, कोई स्टेबल इनकम वाला होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। एक उसकी खुद की मॉम ने भी सोचा नहीं था कि ऐसे कोई चीज़ पॉसिबल होगी, क्योंकि उसके डैड वो रेस्टोरेंट रन करते थे, और वो तभी उससे पैसे नहीं बना पाए थे ज़्यादा। तो करियर काउंसलिंग की हमारे पेरेंट्स को भी उतनी ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता काफ़ी बार। मतलब उन्हें सिर्फ 3-4 प्रोफेशंस पता होते हैं,
कि यही स्टैंडर्ड 3-4 वाले हैं, तो फिर वो बच्चों को उसी डायरेक्शन में पुश करते हैं कि आप ये करो, नहीं आप ये करो, और काफ़ी बार वो फोर्स हो जाता है कि आप जाओ और वो करो। वेराज इन रियलिटी काफ़ी और ज़्यादा प्रोफेशंस भी हैं, तो अगर बच्चे उस चीज़ में पहले से ही लग जाए तो उनका टाइम भी बच जाएगा, एंड वो सीट वगैरह भी वेस्ट नहीं होगी, वेर यू गेट इनटू अ प्रोफेशन एंड यू ईट समवन एल्सेस सीट, जो अल्टीमेट ट्रेजेडी है। और सेकंड चीज़ जो इवॉल्व होनी पड़ेगी वो है कंपनीज के HR डिपार्टमेंट्स को। तो HR डिपार्टमेंट्स को हमेशा यही लगता है कि आपके रेज्यूमे पे कोई बड़े कॉलेज का नाम होगा, अच्छे मार्क्स होंगे, तो उससे ज़्यादा वेटेज मिलती है। तो फिर उस हिसाब से वो उस पूरे प्रोफेशन को इवॉल्व होना पड़ेगा आज की रियलिटीज़ को देखने के लिए। मैं काफ़ी लोगों को ट्विटर पे फॉलो करती हूँ जिन्होंने लोगों को ट्विटर से हायर किया है, ट्विटर पे उनसे कॉन्वर्जेशन करके, हाँ मेरे स्टार्टअप के लिए ये बहुत सही फिट लग रहा है मुझे कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा, तो लोग वहाँ से भी हायर करने लगे हैं। तो एज अ होल HR को इवॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाधा होती है कि आपके पास ट्रेडिशनल वाली डिग्री होनी चाहिए और फिर ही मैं आपको अंदर आने दूंगा, ये जो बाधा है वो HR ही डालती है कॉर्पोरेट्स में, कि अगर आपके पास ट्रेडिशनल डिग्री नहीं हो लेकिन आपके पास वर्क एक्स हो, फिर भी नहीं डिग्री नहीं है, मैं अंदर आने नहीं दूंगा आपको, आप बाहर ही रहो। तो वो दरवाज़ा बंद तो HR वाले करते हैं, तो उन्हें इवॉल्व होना पड़ेगा इंडियन कंटेक्स्ट में स्पेशली। मैं ऑडियंस को एक बताना चाहता हूँ कि मार्क्स इम्पोर्टेंट है, मार्क्स को कम इम्पोर्टेंट बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि मार्क्स कैसे होता है कि मार्क्स आपको एक बेस तो दे देती है, आपको एक क्रेडिबिलिटी दे देती है कि अगर आपको कोई भी टास्क दिया गया है तो फिर वो टास्क आप कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि मार्क्स एकदम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे ना समझे। लेकिन जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था तब ड्राइंग के लिए भी मार्क्स हुआ करते थे, और मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं था इसीलिए मेरे मार्क्स कम हो जाते थे। मुझे पता था कि मुझे लाइफ में ड्राइंग नहीं करना, तो उसकी वजह से उसको उतना बॉदर नहीं करने देना चाहिए कि मार्क्स आपके लाइफ कंट्रोल करें। लेकिन मार्क्स को एकदम भी फालतू मत समझिए। इलॉन मस्क का एक लाइन है कि मैं हार्वर्ड में नहीं गया था, लेकिन जो मेरे लिए काम करते हैं वो हार्वर्ड में गए थे। तो फिर उससे मार्क्स की इंपॉर्टेंस और आपका अल्मा मैटर समझ में आता है। लेकिन हाँ, सेकेंडली जो आपने पूछा था कि चीज़ें फास्ट हो रही है, यानी मैंने पहला मेरा इनकम जब कमाया तो मैं अराउंड 16 या 17 साल का था जब मैंने पहला मेरा कुछ कमाया, ठीक है। आपने और पहले शुरू किया कमाना, और हमारी अगली वाली जनरेशन तो 12-13 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। वो धीरे धीरे कम होने वाला है, तो वो तो होने ही वाला है। तो चीजें फास्ट हो रही है, और ये बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हो रहा है। और ये रिटायर भी अब जल्दी हो रहे हैं। पहले लोग 80 साल तक फार्मिंग करते थे, अब 60 हो पे आपका रिटायरमेंट होता है। अब हम इंडिविजुअल्स देख रहे हैं जो कि 50, 45, 40। मैं रिसेंटली किसी से मिल के आया, वो अपने 29 में थे, वो कह रहे यार मैं 30 का हूँगा, रिटायर लूँगा। मैंने कहा क्या, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी आपकी शादी हुई थी 6 महीने पहले। बोले नहीं यार अब 30 में मैंने बहुत कर लिया। इनफैक्ट मैं भी जब कॉलेज के अंदर था तो पेरेंट्स को नहीं समझ में आता इन 4 स्ट्रीम्स के अलावा। यहाँ पे हमारी टीम में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर रखा है, किसी ने गूगल क्रैक कर रखा है। उनके पेरेंट्स उन्हें पता है क्या कहते हैं, बेटा IAS कब बनोगे। और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने कहा यार ये टॉप MNCs के अंदर काम कर रहे हैं और इनके पेरेंट्स आज भी चाह रहे हैं। मुझे लगता है नेशनल हॉबी बन गई है। एवरी थर्ड स्टूडेंट और देयर पेरेंट वांट कि भाई UPSC तो होना चाहिए, चाहे वहाँ पे सीटें हमारी 1000 हो। और चाहे आप यार कोई भी नई साइड हसल करो, एक चीज़ ध्यान रखना, पेरेंट्स को हो सकता है चीज़ें ना समझ में आए। हमारे यार 1% जो जॉब होती है वो नहीं बनती जाती हैं। 10 साल पहले कोई एंड्रॉयड डेवलपर नहीं था, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई सोशल मीडिया नहीं था इतना। आज के दिन नई चीज़ें आ गई हैं। उनका बस एक कंसर्न है, क्या तुम पैसे कमा पा रहे हो उस चीज़ से। अगर आप वो कैपिटल दिखा पाते हो, उनके पास में वो श्योरिटी आती जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखते रहो, साइड हसल मारो। टाइम लगेगा, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, एक पॉइंट आएगा जब आप उस चीज़ से अर्न करोगे। वो जब आप पेचेक अपने पेरेंट्स को दिखाओगे तो उन्हें लगेगा अरे हाँ मैं तो ऐसे ही फालतू शक कर रहा था। साथ में उस प्रोसेस में हो सकता है घर वालों को काफ़ी बार झूठ बोलना पड़े, चीज़ें छुपानी पड़े। कि जैसे मैं तो बोलता था 15 मिनट का वीडियो तो 15 मिनट लगते हैं, बना के डाल दिया। उन्हें ये नहीं बताते थे कि भाई पीछे पूरा दिन लग गया। तो इस प्रकार के छोटे मोटे। एक सेकेंड ना, इसी चीज़ पर मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता।
वो नहीं सिर्फ इतना ही चाहता है कि आपका ठीक ठाक हो जाए और आपका कुछ बुरा ना हो, आप उस चिंता से ही जो भी कंसर्न्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में वो क्रिएट करते हैं, वो उस चिंता के थ्रू ही करते हैं। वो बायोलॉजिकली आपको हेट कर ही नहीं सकते। आप यानी उन्होंने आपको देखा है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो वो आपको हेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंडली बात यह है कि पेरेंट्स को उनका लाइफ का गोल होता है कि उनको रॉन्ग प्रूव होना है। उनको खुशी मिलेगी जब आप उन्हें गलत प्रूव करेंगे। आप जो भी आपको लाइफ में करना है वो करके दिखाएंगे, और उनको जब आप गलत प्रूव करेंगे ना, तो उनको खुशी मिलेगी और वो ये प्राउडली कहेंगे कि आपने उन्हें गलत प्रूव किया है। तो फिर पेरेंट्स को आप इजीली कन्विंस कर सकते हैं, वो बायोलॉजिकली आपसे प्यार करते हैं। तो उसके बारे में चिंता मत करें, पहले खुद कन्विंस हो जाए और धीरे धीरे सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी ये न्यू आपने अब टोटली यूट्यूब की तरफ आप शिफ्ट हो गए हैं। शुरुआत में आपने ट्रैवल व्लॉगिंग करी, राइट, और जो कि आपने बताया भी एक बहुत मेजर स्टेप था, आपने 100 वीडियो का सोचा और उसमें ट्रैवलिंग में पैसा लगता है और शुरुआत में आप उतना कुछ अर्न नहीं कर रहे होते, आपको घर वालों से फाइट मार के उस चीज़ को एग्री कराना होता है। फिर आज के दिन आपने शिफ्ट कर लिया है अपने नॉर्मल ट्रैवलिंग से हट के यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जो हम स्टूडियो से शूट करते हैं। तो ये शिफ्ट, इस पूरी जर्नी के बारे में क्यों हमने शिफ्ट हुआ? क्या हम वापस जा रहे होंगे ट्रैवल व्लॉग की तरफ, या उनमें हम इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं बना पा रहे? रीजंस क्या थे एक्चुअली या क्या ऑडियंस हुआ, डिमांड थी ये? सो आई वाज सेइंग कि हमने मई में शुरुआत की 100 रीजंस टू लव इंडिया सीरीज़ की, और फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हमने शुरुआत की। तो पैसा ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा कंसिडरेशन था कि हम कैसे फंड कर पाएंगे, ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे। एंड उस समय पे हम न्यूबीज थे, तो कोई कोलैबोरेशंस वगैरह भी नहीं थे। तो तभी क्या था कि अभिराज ने अपने क्लाइंट्स के लिए वीडियोस बनाना कम्प्लीटली छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपना कंटेंट राइटिंग वाला काम चालू कर रही थी मैं। सो देन आई वाज स्टिल राइटिंग आर्टिकल्स। तो वो आर्टिकल वाले राइटिंग से और हमारे सेविंग से वो वाली जर्नी काफ़ी हद तक स्पॉन्सर हो गई थी। फिर थोड़े ब्रांड्स जैसे कि जोस्टेल वगैरह वो हमें हेल्प करते थे, कुछ सिटीज़ में उन्होंने हमें फ्री अकोमोडेशन वगैरह दिया था, तो उससे हमारी मदद हुई थी। तो ये सब होते होते अराउंड फरवरी हो गया था, और हमारे लास्ट के कुछ रीजन फरवरी 2020, हाँ फरवरी 2020, और लास्ट के कुछ रीजंस बाकी थे हमारे। तो हम सोच रहे थे कि वी विल एंड इट इन ओडिशा, वी विल गो एंड ट्रैवल टू दैट साइड। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर कोविड आ गया। तो फिर हम कहीं जा नहीं पाए, एंड लॉकडाउन आ गया। तो वी वर लाइक अब तो हम लोग फंस गए, अब तो हम लोग घर के अंदर फंस गए। हम लास्ट पूरे साल में घर सिर्फ 5-5 दिनों के लिए आते थे, लेकिन अब हम घर में 21 दिन के लिए फंस गए। तो फिर वी वर लाइक अरे क्या करें। सो फिर हम लोग एक ही जगह पे थे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था कि हम कहीं जाए। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो हम वीडियो बनाना बंद कर दें या तो फिर हम अडेप्ट करें। तो वी वर लाइक कभी वीडियो बनाना बंद तो नहीं कर सकते, तो हम अडेप्ट कर दें, हम कोई और चीज़ ट्राई कर दें, हम थोड़े फैक्चुअल वाले वीडियोस बनाते हैं। और उस समय पे चाइना के साथ काफ़ी अग्रेशन चल रहा था बॉर्डर पे, अभी तक चल रहा है, सिर्फ न्यूज़ में नहीं है। बट हमने सोचा कि उस बारे में हम वीडियोस बनाते हैं, और फिर वहाँ से हमारी जर्नी का पूरा हो गया यू टर्न। हाँ, यानी ऐसे नहीं, इसी हमें ट्रैवल, यहाँ पे देख के बोलता हूँ, हमें ट्रैवल इसीलिए करना था कि हमें एक पॉजिटिव इंडिया दिखाना था। सिर्फ कहना नहीं था कि इंडिया से आप प्यार करो, दिखाना था कि ये इंडिया है, और लोगों से ये आना चाहिए था कि दैट्स द रीजन व्हाई आई लव इंडिया, कि ये देखकर लोग कहें कि ये कितना खूबसूरत है और ये हमने क्यों नहीं देखा हुआ। भले वो किसी बंदे की स्टोरी हो, या फिर कोई जगह हो जिसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो, या फिर हमारा कल्चर हो, तो हमें ये दिखाना था और अभी भी हमें दिखाना ही है। प्रॉब्लम यही था कि कोविड आ गया था, तो हम ट्रैवल नहीं कर पाए, लेकिन अभी धीरे धीरे हम ट्रैवल करना वापस शुरू करने वाले हैं, और देखते हैं शायद 100 रीजंस टू लव इंडिया सीजन 2 इस साल शायद शुरू हो, देखते हैं। आई डोंट नो कैसे हो सकता है। तो ये स्विच फोर्स था, और इनफैक्ट ये अच्छा टर्न आउट हुआ, क्योंकि कोविड थे, सब लोग थे घर में, और आपने भी एक नई स्ट्रीम ट्राई करी क्योंकि हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अभी आप हमेशा चाहते थे कि यार मैं फिल्म एक्टिंग इस डायरेक्शन में जाऊँ, तो क्या आज भी वो सपना अभी है मन के अंदर कहीं पे? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उनके बारे में आप बताओ कि यार अगले 5-10 साल में कुछ ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज आई सेड कि मुझे कंट्रोल में रहना पसंद होता है,
तो जब भी यानी कोई भी कभी हमारा फोटोशूट वगैरह भी अगर होता है और कोई फोटोग्राफर आता है तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाता, उसको थोड़ा सा टोकता रहता हूँ कि अरे यहाँ से लाइट मत कर, वहां से लाइट कर। तो फिर थोड़ा सा वो अंदर इतना बैठ गया है ना कि अगर मैं एक्टर बनूंगा तो फिर यानी अगर गलती से बन भी गया तो फिर काफी नाटक करूंगा मैं, ऐसे लग रहा है मुझे। तो पता नहीं यार, अभी इतना फ्यूचर का कुछ सोचा नहीं है, वन स्टेप एट अ टाइम जैसे होगा। लेकिन ये पक्का है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना नहीं कहना है, क्योंकि अगर 1 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को ना बोला होता कि दिमाग में कुछ वीडियो तो है लेकिन बनाएंगे नहीं क्योंकि हम ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो फिर हम शायद आज जहां पर है, आज अमन दत्तरवाल से बात कर रहे हैं, वो नहीं बात कर रहे होते। तो तो किसी भी चीज को ना नहीं कहना है, लिमिट्स नहीं डालना है। करियर में कितने भी पिवट्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है न्यू, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? यानी हम क्या है हम बता सकते हैं, व्यू पॉइंट क्या है वो तो हमें भी नहीं पता। सी राइट और लेफ्ट ये जो है वो काफ़ी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और हम ऐसे एज अ गवर्नमेंट हम नहीं कह सकते कि ये राइटिस्ट गवर्नमेंट है या लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। हमें हर पॉलिसी को ये देखकर सोचना पड़ता है कि ये पॉलिसी लेफ्टिस्ट पॉलिसी है या ये राइटिस्ट पॉलिसी। एक काफ़ी सिंपल डेफिनेशन में लोगों को बताता हूँ, अगर कोई भी पॉलिसी जो है वो लोगों के लिए है, वो लोगों को ज़्यादा फ्रीडम देती है, तो फिर वो एक लेफ्टिस्ट पॉलिसी। अगर कोई भी पॉलिसी लोगों से फ्रीडम छीन लेती है तो वो एक राइटिस्ट और अथॉरिटेरियन पॉलिसी है। ठीक है, तो आप कभी भी गवर्नमेंट को ऐसे मत सोचिए कि गवर्नमेंट राइटिस्ट ही है, लेफ्टिस्ट ही है, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि एक राइटिस्ट गवर्नमेंट जो जिसे लोग राइटिस्ट कहते हैं वो ऐसे डिसीजंस लेती है जो लोगों के भलाई के लिए हो। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं। सिंपल बात है कि आप पॉलिसी को जज करो, पॉलिसी को लो, पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स ढूंढो और दोनों बातों पर डिस्कशन करो। प्रोज को बढ़ाने की कोशिश करो, प्रोज क्या रियलिस्टिक हो सकता है उसके बारे में सोचो, और कॉन्स क्या है उनको कम करने की सोचो। और वो हर बार होता है। अभी हम बजट के बारे में वीडियो बना रहे हैं, बजट के बारे में जब पहली बार सोचा जाता है तो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही आता है, फिर और उसके डीप में जाना पड़ता है नेगेटिव्स ढूंढने के लिए, और वैसे होता है। तो हर चीज में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, आप उन पर फोकस करो, कौन ला रहा है या गवर्नमेंट कैसी है उस पर ज्यादा फोकस मत करो। वो दैट्स व्हाट आई वाज अभिमन्यु, अगर एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आपके पास एक सुपर पावर हो, मान लो आपका एक छोटा भाई हो अभिमन्यु या एक छोटी बहन हो, दोनों है, छोटा भाई है, इसकी छोटी बहन है, 10th 11th 12th स्कूल या फिर कॉलेज में तो चलो आप फिर भी मोबाइल यूज़ करते हो, स्कूलिंग के दौरान अभी है, यार ये चीज़ मैं ज़रूर करूँगा, इस चीज़ से दूर ज़रूर रखूँगा, या ये एटलीस्ट होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है? टॉक्सिक लोग, यानी अभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना तो इतना लगता है कि मैं इस बंदे को या फिर इस टीचर को या फिर इनको इतना भाव क्यों दे रहा था मुझे, यानी वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। 5-6 साल बाद आपका पूरा फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है और हर 5-6 साल बाद आपको वो चॉइस मिलता है कि किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना। ओके, तो किसी भी बंदे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि उन्होंने बोली हुई छोटी छोटी बात, उनका ओपिनियन इतना मैटर करे कि आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाए, ये मैं कहूँगा। मुझे ये लगती है सुपर पावर जो लोगों को स्कूल में होनी चाहिए या फिर स्कूल में डेवलप होनी चाहिए, वो है रीडिंग की सुपर पावर। क्योंकि रीडिंग एक हैबिट है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे लाइफ में। एंड स्कूल में क्या होता है कि आपको काफ़ी मोस्ट स्कूल्स के पास लाइब्रेरी का एक्सेस होता है, तो फिर आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप स्कूल में जाके लाइब्रेरी से बुक्स तो ले ही सकते हैं। जब भी आप स्कूल में जाते हो, सेम कॉलेज में भी जाते हो, तो फिर आपको वहाँ लाइब्रेरी मिलती है, तो फिर आपका सुपर पावर वो बनाइए। क्योंकि काफ़ी लोग हमें पूछते हैं कि हम रिसर्च कैसे करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, उसके लिए द सीक्रेट सॉस इज मेहनत। और ये इतना सिंपल लगता है कि लोग बिलीव ही नहीं करते कि कोई मेहनत कर रहा है इतना पढ़ने के लिए। अभी बजट के बारे में हमने कुल मिलाकर 100-200 आर्टिकल पढ़े होंगे कल के बाद, फिर स्पीच भी पढ़ा, फिर बजट डॉक्यूमेंट्स भी देखे, ये सारी चीज़ें की, और फिर भी हमको लगता है कि हमने कम पढ़ा है। तो वो रीडिंग की जो हैबिट है, और ज़्यादा रीडिंग की हैबिट है, ये प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। आप
इम्प्रूव हो जाओगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ये आप स्कूल में कर सकते हो. सो मेक रीडिंग योर सुपर पावर. तो सुपर पावर, एक सेकंड, मैं सुपर पावर के इसमें बताता हूँ कि मेरी सुपर पावर ऐसा शील्ड होगी कि जो अगर किसी ने भी कोई बुरी बात मुझ पर डाली तो फिर वो वैसे ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो वो सुपर पावर होनी चाहिए. और इसकी सुपर पावर ऐसी होनी चाहिए कि यानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लोग एक्चुअली कहते हैं कि वो एक बुक को सिर्फ ऐसे पकड़ते थे और आंखें बंद करते थे और उसमें जो भी सारा नॉलेज है वो उधर डाउनलोड हो जाता था. तो उसको अभी वर्ड भी दिया है कि क्वांटम रीडिंग. तो ऐसे लेवल पर, यस, इट इज कॉल्ड क्वांटम रीडिंग. ओके, उसके बारे में वीडियोस है यूट्यूब पर. हाँ, तो ऐसी सुपर पावर होनी चाहिए कि जितना सारा नॉलेज हम अब्सॉर्ब कर पाए उतना अब्सॉर्ब कर पाए. ये नियति की सुपर पावर ऐसे. अभी न्यू हाँ, एक सब्जेक्ट है जो कि आप अपने हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐड कर सकते हो, वो एक सब्जेक्ट क्या होगा? एक्चुअली वो सब्जेक्ट है. आज के करंट सिनेरियो और हाँ. फ्यूचर सिनेरियो, ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने उसी पे ऐड ऑन. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. नहीं, सब्जेक्ट तो है एनवायरमेंटल स्टडीज, लेकिन उसे हम सीरियसली लेते नहीं है. एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वही है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए यार. कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. लोगों को बातें ही करना नहीं आता. लोगों को अपनी बात, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, दिमाग में क्या क्या बनाया हुआ होता है, लेकिन वो कह नहीं पाते, इफेक्टिवली आर्ग्यू नहीं कर पाते, इफेक्टिवली डिबेट नहीं कर पाते. तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हाँ, आई वुड से कम्युनिकेशन स्किल्स और एनवायरमेंटल स्टडीज दोनों अलग अलग. और मुझे लगता है कि पर्सनल फाइनेंस जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, वो स्कूल में डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता है. काफ़ी लोगों को बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करना है ये भी नहीं पता होता है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि विल कैसे बनाते हैं, कि कोर्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, आपको कोई चीज़ अटेस्ट करवानी है, ये सब प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो लोगों को पता नहीं होती, लेकिन वो पता होनी चाहिए. हाँ. क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी हैं, जो आपको लाइफ में बाद में हेल्प करेंगे. तो ये सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए. काफ़ी मेजर और बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट बोले. फाइनेंस वाला पॉइंट सॉलिड, एनवायरमेंटल वाला सॉलिड, कम्युनिकेशन तो सबसे मेरे को मेजर इंपॉर्टेंट स्किल लगती है. आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक पॉइंट के बाद लाइफ में आपको ग्रो करना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए. और अगर ये सारी चीजें अगर आपको स्कूल नहीं सिखाता तो अमन भैया की वीडियोस देखिए. अमन भैया ये सारी चीजें सिखाते हैं. उनके पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस यंगस्टर्स के लिए तो काफी अच्छे हैं. आई मीन, मैं भी एक वीडियो देख रहा था जब भी आपने कहा था कि 25 की एज तक कैसे फाइनेंशियली फ्री बनना है. काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे वीडियोस है. तो वैसे वीडियोस देखिए, अपना एजुकेशन खुद बनाइए. थैंक यू. अभी न्यू, ये बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई. अभी न्यू एक और चीज़, जैसे कि आपने तो काफ़ी करियर अपना ऑलरेडी करा, उसके बाद वो चीज़ें सीखी जो कि एक मेजर स्टेप है. कॉलेज के बच्चे में तो और काफ़ी एनर्जी होती है, जैसे कि मान लो कंटेंट ही जैसे आप क्रिएट करते हो, तो उसके लिए शायद 3-4 स्किल आपको एक्वायर करनी पड़ी होंगी. जैसे न्यू ने बताया कि मैं कैमरा के सामने इतना ओपन नहीं थी, मेरे को धीरे धीरे वो चीज़ें सीखनी पड़ी. एक और चीज़ होता है, आज का बच्चा देखता है कि यार मेरा पैशन क्या है, पैशन कैसे मिलेगा, और पैशन को उन्होंने शायद समझ रखा है इट इज़ टू इन्जॉय. ऑल्दो आप उसका असली मीनिंग देखते हैं तो होता है टू सफ़र फॉर अ वर्थ वाइल कॉज. जैसे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें कोई ऐसे स्वाद या पैसे नहीं मिलते थे फाइट करने के लिए, पर उन्हें लगता था यार जो काम कर रहे हैं वो वर्थ इट है, वो उस पर जीवन लगा सकते हैं हम अपना. तो एक वो चीज़ पे आप थोड़ा लाइट डालें. और नई स्किल, जैसे आपके केस में आपको एडिटिंग सीखनी पड़ी होगी, आपने रीडिंग के बारे में बात किया, उनके अपने डोमेन्स होंगे जहाँ पे उन्हें काफ़ी नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि स्कूल नहीं सिखाता. कम्युनिकेशन स्किल्स सोशल मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. तो इस पर आप क्या व्यू पॉइंट है आपका? आपने पैशन का एकदम परफेक्ट डेफिनेशन बोला. और अगर मुझे भी किसी को कहना है तो वही कहना है कि पैशन वही होता है कि पैशन आपका सफरिंग है. कि आपका पैशन असल में वो चीज है कि जो आप तभी भी करना चाहो जब भी आप वहां पर फेल हो रहे हो. यानी आपका वीडियो कोई नहीं देख रहा है, फिर भी वो आप वीडियो बना रहे हो, उस वीडियो पर 10 व्यूज आ रहे हैं. इवन भुवन बाम भी आज भी कहता है कि उसने जब पहला वीडियो बनाया था तो उस पर 11 व्यूज आए थे. तो उनको लगा कि 6 वीडियोस तो हमारे घर के होंगे और 4 और लोगों ने देखा है, 5 और लोगों ने देखा है, उनको देखना है. और वहां से उनको इंस्पिरेशन मिली. तो जब हम ऐसे पीछे मुड़कर देखते हैं तभी हमें उनका पैशन समझ में आता है कि उन्हें जब वो फेल हो रहे थे तभी भी वो करने की चाह थी, कुछ अंदर से आग थी कि करना है. तो वो आपका पैशन है. तो पहले तो आप ये फिगर आउट कीजिए कि डेस्टिनेशन छोड़ दीजिए. हर फील्ड में पैसा है.
हर फील्ड में पैसा है, तो डेस्टिनेशन छोड़ दीजिए, आप कौन सी जर्नी एंजॉय कर सकते हैं वो पहले सोचिए। जर्नी अगर आप एंजॉय करने लगे तो डेस्टिनेशन आपको जो भी मिलता है वो बोनस है आपके लिए। आप इस प्यार के लिए कर रहे हैं, आपको लोगों से इंटरेक्ट करने मिल रहा है, आपको आपकी बात कहने मिल रही है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी इसके बाद जो भी मिलता है, पैसे मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, वो सारा बोनस है। हमें हमारी बात कहने मिलती है, यही हमारा अल्टीमेट रिवॉर्ड है, बाकी सब बोनस है। तो वैसे आप सोचिए कि आपका अल्टीमेट रिवॉर्ड अगर आपका जर्नी में होगा तो फिर बाकी जिंदगी तो बोनस ही हो जाएगी ऐसे। मेरा ये मानना है कि क्या होता है कि काफ़ी लोग पैशन को उनके इंटरेस्ट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि मेरा पैशन कुकिंग है, तो फिर लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट जिससे मुझे पैसे मिले, या मेरा पैशन एनवायरनमेंट है और मैं कंपोस्टिंग वगैरह करती हूँ मैं, तो फिर उससे वो मेरा फिनेंशियल अर्निंग वाला इंटरेस्ट नहीं है जिससे मैं 100% डे इन डे आउट काम करके पैसे कमाऊँ। तो उन चीज़ों को आप डिस्टिंग्विश कीजिए, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा ओवर यूज्ड वर्ड और मिसअंडरस्टूड वर्ड है वो पैशन है। कि लोगों को लगता है कि नहीं, हमें हमारे पैशन के लिए हम जॉब छोड़ देंगे और फिर हम ट्रैवल ब्लॉगिंग करेंगे, फिर हमें होटल्स बुलाएंगे और फिर हम जाके वो मॉलडीव्स वाले फैंसी वाले फ़ोटो डालेंगे, क्योंकि आजकल पता नहीं सारे लोग मॉलडीव्स चले गए हैं, तो वैसे वाले फ़ोटोज़ डालेंगे, आई विल गेट टू डू ऑल ऑफ दैट। बट वैसा नहीं होता है। तो फिर आपको वो डिस्टिंक्शन करना ही पड़ेगा बिटवीन व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट एंड व्हाट इंटरेस्ट्स यू प्रोफेशनली इनफ टू अर्न मनी। आप जब ये डिस्टिंक्शन कर पाओगे तो आप आपके काम के अलावा और हॉबीज़ एंजॉय कर पाओगे। तो ये आप डिस्टिंक्शन आपको क्लियर रखना पड़ेगा। एंड इट्स गुड टू हैव मल्टीपल पैशंस विच मे और मे नॉट गेट यू मनी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप होती है अगर आप और चीज़ों में खुद को एंगेज करते हो और चीज़ें नहीं ट्राई करते हो, तो फिर वो आप याद रखिए। अभी ये न्यू लास्ट में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन है, और स्पेशली जो मैसेज आपके चैनल के माध्यम से निकल रहा है कि काफ़ी बार बच्चा सिर्फ मोबाइल में काफ़ी बार हिट रेट देखता है, अरे यार ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, ये चीज़ मैं तो रह कहाँ रहा हूँ, यहाँ तो सब चीज़ इतनी नेगेटिव है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप उसे वो साइड दिखा रहे हो कि यार ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हमारा कल्चर भी बहुत अच्छा है, ये लोकेशंस हैं। हम सिर्फ बाहर वेस्टर्न से क्यों इंस्पायर होते हैं जब हमारे पास खुद इतना इंस्पायर होने के लिए है, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, इतनी यूथ है, हम पूरी दुनिया को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनका इंजन बन सकते हैं। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आप लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं होप करता हूँ आप मिलियंस ऑफ लोगों तक ऐसे ही पहुंचाते रहे, ये बेहतरीन काम करते रहें। और इसी के साथ सब शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट पे आने का। एंड अगर आप अभी तक देख रहे थे तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आपने यार इससे चीज़ें सीखी। और इसी के साथ विदा करते हैं। ज़रूर देखें अभी एंड न्यू का कंटेंट और आपको हमारे देश के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसी के साथ यार आज का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।